Assalamu alaikum dear students, it's me your teacher Professor Ulfat Niazi from the Reader Group of Colleges, Johrabad campus. So this lecture is for the BS Botany students third semester from their outline cell biology and cell biology का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे बेसिकली हम इसमें ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स जो हैं वो हम प्लांट सेल के अंदर सेल बायोलॉजी के अंदर जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो ऑर्गेनल्स आज हम डिस्कस करेंगे दीज आर आल्सो नोन एज द इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनल्स, मतलब हम इसमें दो तीन ऑर्गेनल्स को इकट्ठा एक साथ जो है उसको ओवरव्यू लेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनल्स हैं, अगर आप इनको सेल के अंदर देखेंगे जो कि अभी हम स्टडी करेंगे इसको थॉरली, तो उसमें आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इनका आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंक्ड किस तरह से हैं, क्यों कह रहे हैं हम ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम जो है इस टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करते हैं कि ये कैसे इंटरलिंक्ड ऑर्गेनल्स कहलाते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनल्स को इंटरलिंक कहेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो आपको जो है वो कोई भी प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो आपके पास, अगर आप उस सेल के अंदर देखें तो हमारे पास उस सेल की कोई ना कोई आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। देन हमारे पास हमें पता है कि जैसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसके बाहर प्लांट सेल की ये खासियत है कि उसमें आउटर एक और एक्स्ट्रा लेयर भी होती है जिसे हम सेल वॉल जो है वो कह रहे होते हैं। इससे अंदर जाएँ तो हमारे पास जो एक मेन चीज़ होती है जिसके अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कवर हुआ हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस जो है उसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं। न्यूक्लियस के जैसे ही आप आउटसाइड मूव करें तो न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वहाँ से एक सिस्टम एक्सटेंड करता है और आपके पास फैला हुआ होता है जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका जो इनर पार्ट होता है वहाँ तक, और इस एक्सटेंसिव चैनल सिस्टम को जो है हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द सेल हम इसको कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनल है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है किसके साथ, हमारे पास न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ ही मौजूद है, इसके आउटर मेम्ब्रेन से ही स्टार्ट हो जाता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से कुछ वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कहते हैं। एंड ये जो आपके पास ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं ये मिलकर एक ज्वाइन करते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स से फर्दर जो वेसिकल्स बर्ड ऑफ होते हैं वो सिक्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं। वो सेल के अंदर भी अपनी सिक्रीशंस पोर आउट कर सकते हैं, सेल से बाहर अगर डिमांड है तो वहाँ पर भी ये सिक्रीशंस जो हैं वो प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो ये जो हमारे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर फर्दर न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंड गोल्जी बॉडीज़ की टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं इन केस कि अगर आप एनिमल सेल डिस्कस कर रहे हो। अगर आपने डिस्कस करना है क्या प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में इसके रेलिवेंट जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम डिक्टियोसोम्स बोलते हैं जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरह ही काम करते हैं। तो मैं आपको गोल्जी बॉडीज़ या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाऊँगी, साथ डिक्टियोसोम्स भी बताऊँगी जो बेसिकली प्लांट सेल का पार्ट होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि गोल्जी बॉडीज़ की जगह पर प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन इनका सेम लाइक दैट गोल्जी बॉडीज़ होता है, लेकिन हम इनको डिक्टियोसोम्स क्यों बोल रहे हैं और ये डिफरेंट कैसे हैं गोल्जी बॉडीज़ से, इनको हम गोल्जी बॉडीज़ ही क्यों नहीं बोल रहे, ये चीज़ हम इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। न्यूक्लियस के बारे में हम ये चीज़ सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो ये है कि अगर हम इसका सबसे पहले मेम्ब्रेन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं कि आया जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी ऑर्गेनल है सेल का सब सेलुलर स्ट्रक्चर है वो सिंगल मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट करता है, ये उसकी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनल है सेल का, प्लांट में हो या एनिमल सेल के अंदर हो, वो आपके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कहलाता है। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन के साथ जाकर कहीं ना कहीं कोलैप्स करती है। जहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के साथ कोलैप्स करती है डबल मेम्ब्रेन, वहाँ पर क्या बनते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इन न्यूक्लियर पोर्स का काफ़ी फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है कि सेल के अंदर हमें पता है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट होता है हेलिकल फॉर्म में, वहाँ से जो है वो मैसेंजर आरएनए वगैरह भी बनना होता है। इसने फर्दर अपनी ट्रांसलेशन के लिए ताकि प्रोटीन सिंथेसाइज हो सके कहाँ आना होता है, आपके पास साइटोप्लाज्म में। तो ये जो चीज़ें मूव करी, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसको डिफाइन हम कैसे करते होते हैं, डार्कली स्टेन्ड पोर्शन दैट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो इसको हम डार्कली स्टेन्ड पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोल रहे होते हैं। ठीक है, इसकी कोई अलग ये ड्रॉ किया हुआ है जस्ट टू प्रोमिनेंट इट, इसकी कोई अलग से मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड अलग ऑर्गेनल नहीं है, जस्ट न्यूक्लियस के अंदर ही एक डेफिनेट पोर्शन, एक खास मखसूस एरिया होता है जिसको जब आप स्टेनिंग आप करें इस सेल की तो ये आपको थोड़ा सा क्या है, डार्क फॉर्म में स्टेन आपको जो है इसका नज़र आता है। बाकी
पोर्शन से न्यूक्लियस के डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में अगर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन साथ ही दे दूं तो न्यूक्लियस बेसिकली इसके दो पोर्शन होते हैं। एक न्यूक्लियस का आउटर साइड होती है, किसकी सेंट्रल रीजन होता है। जो इसका पेरिफेरल या आउटर रीजन होता है वो आपके पास कैसा होता है, वो आपको फील करेगा जैसे ग्रैनुलर सा हो, और उसके ग्रैनुलर होने की रीज़न ये है कि यहाँ पे प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। जो कि इसका सेंट्रल रीजन है वो फिब्रल होता है, धागेदार होता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें राइबोसोमल डीएनए एंड राइबोसोमल जो है वो आरएनए प्रेजेंट होता है। अब ये राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन क्यों प्रेजेंट है, कहाँ पर, न्यूक्लियोलस के अंदर। वजह ये है कि न्यूक्लियोलस का जो फंक्शन है दैट इज़ टू फॉर्म दी राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी मदद से प्रोटीन की क्या होती है, हम कहते हैं सिंथेसिस होती है। या प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है साइटोप्लाज्म के अंदर वो इन्हीं की मदद से हो रही होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते किन चीज़ों से हैं, ये मोस्टली कहा जाता है कि ये 50% प्रोटीन एंड 50% राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है। तो वो जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं राइबोसोम बनाने के, वो कहाँ प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट हैं। राइबोसोमल आरएनए विल बी प्रेजेंट इन द सेंट्रल रीजन एंड प्रोटीन्स विल बी प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल रीजन। ठीक हो गया। यहाँ से न्यूक्लियोलस में बनेंगे क्या, राइबोसोम्स। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है वो आपके पास राइबोसोम की फैक्ट्री है। वहाँ पर राइबोसोम्स क्या हैं, बनते हैं। यहाँ से राइबोसोम्स में भी बनना है और उन्होंने भी क्या करना होता है, आउटसाइड जो है वो मूव करना है। तो ये भी जब मूव करते हैं साइटोप्लाज्म में तो इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स जो हैं उनकी मदद से मूव करके ये सेल में फर्दर जो है वो प्रोसीड करते हैं टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एट द स्पेसिफिक साइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि डीएनए भी यहाँ से न्यूक्लियर पोर्ट से मूव कर जाए। उसकी वजह क्या है कि डीएनए हमेशा ही आपको पता है कि ये रिजाइड कर रहा होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। एक ही सूरत है कि जब डीएनए या हमारा जेनेटिक मटेरियल जिसे हम समटाइम क्रोमैटिन की फॉर्म में डिस्कस करते हैं, समटाइम इसे क्रोमोसोम्स की फॉर्म में डिस्कस करते हैं। क्रोमैटिन तब कहलाता है जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज पर हो, और सेल जब डिवाइडिंग स्टेज पर होता है तो यही हमारा जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। और डिवाइडिंग स्टेज हो तो तब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल फुली रप्चर हो जाती है, तब ये चीज़ बाहर आ सकती है। अदरवाइज न्यूक्लियर पोर्स की मदद से ये चीज़ कभी भी बाहर नहीं आती। हमारा जो डीएनए है बाहर नहीं आता। वजह क्या है कि उसका स्ट्रक्चर जो है वो इतना बड़ा है, इतना हैवी स्ट्रक्चर है कि वो न्यूक्लियर पोर्स अलाउ नहीं करते उसको बाहर आना। हाँ, मैसेंजर आरएनए वगैरह है, राइबोसोम्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स न्यूक्लियर पोर्ट की वजह से सेल से न्यूक्लियस से बाहर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस का एक आपके पास ओवरव्यू आ जाता है। न्यूक्लियस में हमने कहा कि न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। इसी के आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाता है, एक चैनल सा बाहर सैक्स का, फ्लैटेंड सैक्स का एक आप थैलीनुमा सख्तों का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, पूरा चैनल स्टार्ट हो जाता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं आपके पास। और ये दो फॉर्म्स में होता है, कुछ आपको इससे फ्लैट सैक्स, कुछ आपको ट्यूब्यूल्स फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो है वो नज़र आती हैं। इस पूरे चैनल को, एक्सटेंसिव चैनल को, जो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस से स्टार्ट होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर फेज तक प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हम दो रीजन्स डिफाइन कर रहे होते हैं, डेफिनेट दो रीजन्स प्रेजेंट होती हैं। एक को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, दूसरे रीजन को हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी अपीयरेंस रफ होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स, कि यहाँ से जो राइबोसोम्स आए हैं वो जाकर साइटोप्लाज्म में भी कहीं रह सकते हैं, वो मे बी अटैच्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो। तो ज़्यादातर अटैच्ड किस चीज़ के साथ वो होते हैं, आपके पास आके वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं। जिस पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो इसको स्मूथ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ग्रैनुलर सी सब्सटेंसेस की अपीयरेंस नहीं है, ये बिल्कुल स्मूथ स्ट्रक्चर होता है। इसके फंक्शंस की बात करें तो जो चीज़ जहाँ पे प्रोटीन बनेगी वो इसके पास स्टोर भी हो सकती है ताकि फर्दर आगे सेल में प्रोसीड करवाई जा सके थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे ये इसको स्टोर भी कर सकता है। इसके अलावा जो मेन इसके फंक्शंस उसमें मेटाबॉलिज्म आ जाता है। मेटाबॉलिज्म वैसे तो ये डिफरेंट टाइप की चीज़ों का मेटाबोलाइज करवा सकता है। मेटाबॉलिज्म में आप कैटाबॉलिज्म भी देख रहे होते हैं और एनाबॉलिज्म भी देख रहे होते हैं, दोनों को हम कलेक्टिवली दोनों प्रोसेस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों की ये मेटाबॉलिज्म करवा रहा होता है, बट जो मेन
ज़्यादातर इसके अंदर जो हम डिस्कस करते हैं वो लिपिड मेटाबॉलिज्म के लिए ये ज़्यादा आप कह लें कि स्पेसिफाइड किया जाता है, ये ज़्यादा जिक्र किया जाता है। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म में ये काफ़ी जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करती है। डिटॉक्सिफिकेशन क्या है कि कोई अगर टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको या तो हम लेस टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट कर दें ताकि वो हमारे सेल के लिए ज़्यादा डेंजरस ना हो, थोड़ी ज़्यादा देर जो है वो सेल के अंदर सर्वाइव कर सके, सेल जो है वो उस सेल के लिए हार्मफुल ना हो, या फिर उसे कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय करवा देना एंजाइम की मदद से। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन है, ये प्रोसेस भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो है वो हो रहा होता है। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस है समटाइम्स ये काम भी करवाता है। कब करवाएगा ये काम? अगर ये आप कौन से वाले सेल्स को डिस्कस करें, वो सेल्स जो हमारे मसल्स में प्रेजेंट है, वो सेल्स जो हमारे क्या हैं नर्वस सिस्टम का पार्ट है, हमारे जो नर्व सेल्स हैं, वहाँ पर उन सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो वहाँ पर नर्व इम्पल्स जो है, हमारी जो इम्पल्सेस हैं उनकी ट्रांसमिशन में भी क्या करेगा, रोल प्ले करेगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा इसके एक स्पेसिफिक फंक्शन भी आ जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा हम ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो बहुत सारे हमारे सेल के ये फंक्शंस जो है वो, जैसे कि हमने इंडिविजुअली भी इसको डिस्कस किया कर रहे हैं। इसके अलावा इनको जो है ना वो सेल के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जैसे हमारे चलने फिरने के लिए रोड्स होते हैं, तो वैसे ही आप कह सकते हैं कि जो सेल का रोड होता है ना, जो चैनल्स हैं, वो भी ये आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम जो है वो कह सकते हैं। अब आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे जो मटेरियल आया, स्टोर हुआ, ये आपके पास क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बर्ड ऑफ होकर वैक्यूल्स या वेजिकल्स की फॉर्म में बाहर निकलता है सेल के अंदर। ठीक है, अब ये वैक्यूल्स की फॉर्म में जब बनता है तो इन वैक्यूल्स को या वेजिकल्स को हम स्पेसिफिक नेम देते हैं। क्या नेम देंगे हम इनको ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स जो हैं वो बोलेंगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स कहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इनके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो प्रोटीन बनी थी वो हो सकती है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म हुई तो जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई खास प्रोडक्ट बना लिपिड का वो हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट इनके पास जो स्टोर हुआ है वो हो सकता है। ये क्या करते हैं कि ये वेजिकल्स, छोटे छोटे जो वेजिकल्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, मर्ज होते हैं। मर्ज होकर एक स्ट्रक्चर बनाना, वेजिकल्स का एक जो है वो मिलकर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाना ये स्टार्ट करते हैं। उन सैक्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ना। यही फ्लैटेंड सैक्स कहाँ प्रेजेंट थी, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी, और इसी से मिलते जुलते फ्लैटेंड सैक्स बनते हैं आपके पास ट्रांसपोर्ट वेजिकल्स की फ्यूजन से। इन सैक्स को, जिनको हम सिस्टर्नस इंडिविजुअली बोलते हैं, ये आपके पास बनना स्टार्ट होते हैं और बहुत सारे सैक्स आपस में जब एक दूसरे के ऊपर ढेर की फॉर्म में, स्टैक की फॉर्म में आ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं कि दिस इज़ द गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, आप गोल्जी बॉडीज़ के लिए बहुत सारे टर्म्स यूज़ कर रहे होते हैं। क्या क्या, आप गोल्जी अपरेटस भी बोल देते हैं, समटाइम्स हम कहते हैं गोल्जी बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, समटाइम्स हम कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो क्या आपके पास ऐसा है कि ये सारी टर्म्स सेम हैं, मतलब इनका एक ही मीनिंग है, या ऐसा है कि गोल्जी बॉडीज़ की टर्म अलग चीज़ है, गोल्जी अपरेटस अलग चीज़ है, एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स की टर्म आपने स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की तरफ रेफर करके बोलनी है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या है। गोल्जी अपरेटस आप तब बोलते हैं जब आप ये जो सैक्स हैं बहुत सारी, ये जो एक दूसरे के ऊपर ढेर के फॉर्म में सिस्टर्ना लग जाता है, तो ये जो पूरा स्टैक है, एक पूरा जो ढेर है सिस्टर्ने का, उसको आप कलेक्टिवली फिर क्या बोलेंगे, दिस इज़ द गोल्जी अपरेटस। ठीक है, इस गोल्जी अपरेटस में से अगर एक, इस गोल्जी अपरेटस को बनाने वाला जो सैक्स है, उस एक सैक को उठा के आप सेपरेट आउट करें और उस एक सैक को आप अगर देखेंगे तो वो आपके पास गोल्जी बॉडीज़ हैं जिनसे मिलकर गोल्जी अपरेटस का क्या है, स्ट्रक्चर बना। देन इसके बाद अगर आप देखेंगे कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कब हमने बोलना है, तो तब बोलेंगे कि जब हमारे पास ये जो गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी अपरेटस है, इसमें से जो इसकी लोअर साइड होती है, जिसे हम इसकी मैच्योर साइड भी कहते हैं या मैचुरेशन साइड भी कहते हैं, मैचुरेशन साइट भी बोला जाता है, और इसकी जहाँ से ये बनती है, फॉर्मेशन इसकी स्टार्ट होती है, उसको इसकी फॉर्मिंग साइड भी बोलते हैं। ठीक है,
तो इसकी मैच्योरेशन साइट जो होती है वहाँ पर इसके जो बर्ड्स हैं वो बर्ड ऑफ होना स्टार्ट होते हैं, वेजिकल्स बर्ड ऑफ होना स्टार्ट होते हैं। तो वेजिकल्स इसमें से सिक्रीट आउट हो रहे होते हैं। तो अगर आप गोल्जी अपरेटस और इन वेजिकल्स को जो यहाँ से बन रहे हैं, इनको दोनों को कलेक्टिवली अगर आप दिखाएं, इन दोनों के बारे में कलेक्टिव बात करें, तो तब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स में गोल्जी अपरेटस, गोल्जी बॉडीज़ भी आ जाएंगी और सिक्रीटरी जो इसके वेजिकल्स हैं जो यहाँ से सिक्रीट आउट हो रहे हैं, बर्ड आउट हो रहे हैं, वो भी साथ ही आप उनको जब कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो तब आप कहेंगे क्या टर्म यूज़ करेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की टर्म आप यूज़ करेंगे। अभी हम ये देखते हैं कि हमने कहा कि जब ये वेजिकल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं तो उनकी फ्यूजन से गोल्जी कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है, गोल्जी अपरेटस बनना स्टार्ट होता है। तो इसमें जो स्टैक्स में, इस पूरे स्टैक के अंदर जो आपको ऊपर मौजूद होंगे सिस्टरनी, उनका अगर आप देखेंगे तो वो ऐसे होंगे जिनको हम जो है इसकी ये वाली साइड जो होगी वो फॉर्मिक साइड कहलाएगी। और ये अगर शेप देखेंगे ना लेंस के लिहाज से तो ये कन्वेक्स टाइप होगी, ठीक है। जबकि जो इसकी स्टैक में नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे और मैच्योरेशन साइड की तरफ जाएंगे, वो आपके पास उनकी शेप कैसी होती है, कनकेव टाइप इसकी शेप होती है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मिंग साइड से ये कन्वेक्स शेप में होंगे और आपके पास जो मैच्योरेशन साइट है वहाँ से ये क्या होंगे, कनकेव शेप में जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, गोल्जी में हो क्या रहा होता है गोल्जी अपरेटस के अंदर। गोल्जी अपरेटस में ये होता है कि जो मटेरियल फॉर एग्जांपल यहाँ से आना है ट्रांसपोर्ट होकर, उसको चेक किया जाएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो चीज़ भेजी है क्या वो रेडी है कि उसको हम इजीली जो है वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा दें और वो यूज़ हो जाएगी क्या, या उसके अंदर फर्दर कोई प्रोसेस उसका होना भी बाकी है, क्या उसको फर्दर मॉडिफाई करना चाहिए। तो जो चीज़ इसके पास जब पहुंचेगी, इसकी फॉर्मिक साइड से होते हुए मैच्योरेशन साइड पे जब चीज़ मूव करती है तो यहाँ जाते हुए इसकी जो है वो चेक किया जाता है इसको, और इसके अंदर अगर कोई फर्दर मॉडिफिकेशन करनी है तो वो मॉडिफिकेशन भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर लिपिड्स भी आ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ रहे हैं और सेल की डिमांड है कि वो उसको कोई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल लिपो प्रोटीन उसको चाहिए, तो अगर इसके पास प्रोटीन भी है और लिपिड्स भी हैं तो ये उसको कंबाइन करके लिपोप्रोटीन ही बनाकर वेजिकल की फॉर्म में, सिक्रीटरी वेजिकल की फॉर्म में सेल को दे देगा। तो हम कहेंगे कि जो मटेरियल इसके पास आया इसने उसको क्या किया, मॉडिफाई किया, एंड मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो सेल को क्या की, प्रोवाइड की, ठीक है। इसके अलावा अगर सेल की डिमांड है कि स्पेसिफिक जो है वो एंजाइम्स या प्रोटीन्स सेल को चाहिए, तो ये क्या करेगी, उन स्पेसिफिक प्रोटीन्स या एंजाइम्स के वेजिकल्स बना के, सिक्रीटरी वेजिकल्स बना के वो सेल को क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी। सेल सिक्रीशंस जिनको हम बोलते हैं, ये में भी वेजिकल्स जो हैं वो सिक्रीशंस अपनी सेल के अंदर भी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, सेल से बाहर भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली चेक पॉइंट के तौर पर क्या करती है, एक्ट करती है इन अ सेल। अब ये इसके क्या हो गए थे, फंक्शंस इसके जो हैं वो हो गए। अब हमने ये कहा कि जो गोल्जी अपरेटस की टर्म है वो हम ज़्यादातर एनिमल सेल्स के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम बॉटनी में प्लांट सेल को डिस्कस करें, प्लांट सेल के अंदर जो है वो गोल्जी अपरेटस के बजाय जो टर्म यूज़ की जाती है वो क्या है, डिक्टियोसोम्स है। अब डिक्टियोसोम्स क्या है, क्यों इसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, तो गोल्जी अपरेटस आपको मैंने सारा पढ़ाया। हमने कहा कि जो सैक्स जो हैं, फ्लैटेंड सैक्स, जो फ्लैट थैलियाँ सी हैं, थैलीनुमा साख्तें हैं, इनका जब एक ढेर मौजूद हो तो उस ढेर की फॉर्म में जब ये प्रेजेंट हो तो तभी एक दूसरे के ऊपर ढेर की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो तभी हम इसको गोल्जी अपरेटस बोलेंगे। जबकि प्लांट्स में क्या है कि यही जो फ्लैटेंड सैक्स होती हैं, ये थैलियाँ ऐसे सेपरेट मौजूद होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई ढेर की फॉर्म में बाकायदा को खास स्पेसिफिक अरेंजमेंट की फॉर्म में मौजूद नहीं होती हैं। तो तब हम इनको फिर जाहिर है गोल्जी अपरेटस की टर्म हम इनके लिए यूज़ नहीं करेंगे, हम इनके लिए एक अलग टर्म यूज़ करते हैं डिक्टियोसोम्स की। लेकिन ये फ्लैटेंड सैक्स काम वही करेंगे जो यहाँ पे गोल्जी बॉडीज़ फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। बस ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट है सिस्टर्ने की, वो क्या है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी गोल्जी अपरेटस, ठीक है। बाकी फंक्शन ये वही परफॉर्म करेंगी जो आपके पास बाकी सेल्स के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं गोल्जी अपरेटस। इज़ इट ओके, होप सो कि आपको ये ऑर्गेनल्स जो हैं वो क्लियर होंगे। और फर्दर जो हमारे पास प्रोसीडिंग है, फर्दर जो आपके पास ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।